सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं हम लेकर के आ चुके हैं। अब अगला वीडियो द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियाँ लेकर के, अगर इससे संबंधित कोई भी चीज़ आती है तो आप उसमें डाल सकते हैं ये विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, जैसा कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से रखा गया था। द्विवेदी युग की सबसे पहले समय सीमा की बात कर लेते हैं। तो समय सीमा हम 1900 तक पहुंच चुके थे। आधुनिक हिंदी का इतिहास जानने में 1900 से लेकर 1920 तक के समय को हम द्विवेदी युग कहते हैं। और द्विवेदी युग, जैसे आपको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों, उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण इस समय का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। 1900 से लेकर 1920, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं इस समय पर हुई। तत्कालीन साहित्य में उसी प्रकार, जैसे आपको कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये मुख्य पंक्तियां भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही कही गई हैं। जैसा भी इस समय में घटनाएं घटित होती हैं, उसी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करके आपके मुख्य बिंदु पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का विशेष महत्व है, क्योंकि उस समय तत्कालीन साहित्य में प्रचलित रूढ़ियों को संगठित करके उनका विरोध किया गया। 3 तरह की रूढ़ियाँ और स्थिर परंपराएं प्रभावी थी। क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहले, कवियों और आलोचकों का बड़ा वर्ग इस बात की वकालत करता था कि खड़ी बोली में साहित्य नहीं रचा जाए, इसमें यह जो है खड़ी है, इसमें माधुर्य नहीं है। ब्रज भाषा में माधुर्य है, तो ब्रज भाषा, लेकिन इस समय पर इसका विरोध हुआ और ज़्यादातर रचनाएं खड़ी बोली में की गई। दूसरी मुख्य चीज़ है श्रृंगार रस, नायिका भेद और उक्ति वैचित्र्य, यानी किसी भी सिंपल बात को विचित्र ढंग से प्रस्तुत करना इससे पहले होता था, लेकिन ये सारी रूढ़ियों को तोड़ने का कार्य इस समय के कवियों ने किया। उस समय कविता में समस्या पूर्ति की एक ऐसी धूम मची हुई थी कि बहुतेरे कवि जो हैं किसी न किसी समस्या को लेकर बिना बात ही कविता लिख डालते थे। द्विवेदी जी ने पूरी शक्ति के साथ इन स्थिर परंपराओं, रूढ़ियों का विरोध किया और आधुनिक हिंदी साहित्य के में भारतेंदु के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण अगर नाम हम साहित्य जगत में कहेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य का में द्विवेदी युग का आविर्भाव हुआ। और दूसरी इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो इस समय में द्विवेदी युगीन जो साहित्य रचा बसा गया, उसमें सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन दोनों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरी मुख्य विशेषता की बात की जाए तो खड़ी बोली इस समय की मुख्य देन रही है। प्रश्न को एग्जामिनर किसी भी तरह घुमा सकता है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कह सकता है, या प्रमुख विशेषता कह सकता है, या द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में उसकी क्या देन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले इस समय के कवि श्रीधर पाठक जी, जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखी और प्रकृति के आलंबन रूप का आग्रह स्वीकार किया, छंद संबंधी नए नए प्रयोग किए और कविता में रहस्य के संकेत दिए। पाठक जी को इस समय का प्रथम कवि भी माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आदर्श, यानी कहने का मतलब यह है, जो पंक्तियाँ हैं ये पूरे के पूरे द्विवेदी युग की विशेषताओं का बखान कर रही हैं। इसको आप निष्कर्ष के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। नए प्रयोग किए, पाठक जी ने अपने युग को आगे बढ़ाया। मैथिली शरण गुप्त जी ने आदर्श चरित्रों की सृष्टि की और अलौकिकता के आकाश से उतरकर मानवीयता की भूमि पर खड़ा किया। व्याकरण सम्मत और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया। गुप्त जी को जितनी महारत उस समय पर अपनी भाषा पर थी, वैसी शायद ही किसी कवि की होगी। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो कल्पित कथानकों के माध्यम से देश प्रेम को जगाने की प्रवृत्ति उनमें दिखाई दी। उन्होंने पथिक मिलन जैसी कृतियाँ देकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए
हिंसात्मक क्रांति की कहानियाँ लिखी। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग का महाकाव्य अयोध्या सिंह अरिहोद जी ने लिखा, जिसको हम प्रिय प्रवास कहते हैं। नायिका के स्थान पर पति, परिवार, लोक और विश्व नायिका के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। आइए कुछ प्रवृत्तियां इस समय की देख लेते हैं। ये सारा का सारा निष्कर्ष है, उस समय के कवियों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, दूसरा श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह अरिहोद। और उन्होंने किस किस प्रकार की रचनाओं की विशेषताएं भी, जो प्रमुख उनकी विशेषता उभर कर सामने आई है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले जो पॉइंटों के माध्यम से हम आप डायग्राम बना करके किसी भी प्रकार से निकाल करके इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपका की इच्छा हो। कोई भी डायग्राम, कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, कैसे भी जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप पॉइंटों को दिखा करके एक नज़र में ही आप एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले है देशभक्ति। देशभक्ति आप कहोगे पिछली उसमें भी थी, तो अपने समय के सारे पॉइंट वही होंगे, लेकिन अपने समय की विशेषताएं इसमें ऐड होती चली जाएंगी। भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ये सारे के सारे भारतेंदु युगीन थे। इन्होंने देशभक्ति की भावना का स्वर जो है ऊंचा किया, लेकिन द्विवेदी युग के आते आते इसका चरमोत्कर्ष होना शुरू हो गया। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत भारती में 3 खंड हैं, जिसमें हम अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, इनमें सारे के सारे पूरे भारत के में देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की गई है। द्विवेदी युग के कवियों में राष्ट्रीय भावना भारतेंदु युग की कवियों की देन हम कह सकते हैं, उससे ही आगे इन्होंने बढ़ाया है। देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति का स्वर भी हमें देखने को मिलता है। शुद्ध राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना इस समय की कविता में हमें देखने को मिलती है। प्रमुख पंक्तियाँ कवि नाथुराम शंकर की बलिदान गान में, देशभक्त वीरों मरने में नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसी प्रकार गुप्त जी की भारत भारती में भी देशभक्ति का उद्घोष हुआ है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ फैला, मनोहर गिरी हिमालय का गंगाजल यहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, वह भारतवर्ष। समाज में फैली कुरीतियों का, ईर्ष्या का, अंधविश्वासों का बहुत ही विरोध इसमें हुआ। सामान्य जनमानस की में उसकी कमियों से उसे अलग करके उसको संगठित करने पर देश की उन्नति के लिए ओजस्वी स्वर इस समय की कविता ने भरा है। राम नरेश त्रिपाठी ने जन्मभूमि नाम की कविता से इस प्रकार की कोशिश हमें दिखाई देती है। उठो त्याग दे द्वेष एक ही सबके मत हों, सिंह ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हो, सुख सुधार संपत्ति शांति भारत में भर दे, अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पित कर दे। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नैतिकता की प्रधानता हमें इस समय की कविता में देखने को मिलती है। रीतिकालीन श्रृंगारिक भावना का परित्याग करके द्विवेदी युग ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में श्रृंगारिकता का बहुत विरोध हुआ और कवि के भीतर आदर्श और नैतिकता की भावना प्रतिष्ठित हुई। मात्र मनोरंजन की भावना से उन्हें दूर हटाकर कवि कर्म की तरफ उन्होंने प्रेरित किया। जैसे मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत्य काव्यगत उसमें परम आदर्श की प्रधानता है। वासनात्मक प्रेम के स्थान पर जो आत्मिक प्रेम है, सार्वगिक प्रेम है, उसकी गंध भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। राम नरेश त्रिपाठी ने
कहा है कि गंध विहीन फूल जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेमहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख आलोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। मानवतावादी प्रेम इसमें देखने को मिलता है। संकीर्णता के भाव से उभरा हुआ समाज हमें यहाँ दिखाई देता है। समाज में जाति, धर्म, संप्रदाय आदि आधारों पर भेदभाव की अनेक दीवारें खड़ी थी, लेकिन इससे ऊपर पुरुषों द्वारा स्त्रियों को मात्र वासना पूर्ति का साधन समझकर निरंतर शोषण किया जाता था। आधुनिक काल में बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टि के प्रभाव से मानव मात्र में समानता का भाव उभरकर सामने आया और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात हुई और उसे मात्र एक मनुष्य मानने की एक मुहिम चली। मुकुटधर पांडे जी और गोपाल शरण सिंह की प्रसिद्ध पंक्तियां आप देखिए। जग की सेवा करना ही बस सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। मुकुटधर पांडे जी की रचना देखिए। खोज में हुआ व्यथा हैरान, यहाँ ही था तू हे भगवान। दीनहीन के अश्रु नीर में, पतितों के परिताप पीर में, सरल स्वभाव कृषक के हल में, शर्म सीकर सिंचित घन में, तेरा मिला प्रमाण। मुकुटधर पांडे जी की रचना। राम और कृष्ण को अवतारी सिद्ध करते हुए उन्हें मानवता के प्रतिनिधि और आदर्श प्रस्तुतिकरण उनके रूप में कहा। गुप्त जी ने साकेत के माध्यम से राम के मुख से कहलवाया, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग को लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इसके अलावा आप अगला पॉइंट बना सकते हो। इसने पॉइंट नहीं बनाया, लेकिन आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। नारी पात्रों को भी उन्होंने उत्कृष्ट रूप में उभारने की कोशिश की। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय महाकाव्य में जहाँ नारियों को उपयुक्त स्थान नहीं मिला, मैथिली शरणगुप्त और प्रिय प्रवास में उन्होंने उपेक्षित पात्रों का वर्णन करने की कोशिश की। जैसे गुप्त जी ने साकेत के माध्यम से उपेक्षित उर्मिला की मर्म दशा का चित्रण किया। अरिहोद ने प्रिय प्रवास में राधा को लीक से हटाकर लोक सेविका या देश प्रेमिका के रूप में दिखाने की कोशिश की। रीति ग्रंथ रसकलश में परंपरागत नायिका भेद से किंचित दूर हटाकर पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका और लोक सेविका और देश सेविका के रूप में नायिका की कोटियाँ हमारे सामने आई। आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ। जो भारतेंदु युग में कवियों की दृष्टि थी, प्रकृति को स्वतंत्र रूप में देखने की थी, किंतु वे अपनी परंपरागत रीतिकालीन प्रकृति चित्रण से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाए थे। भारतेंदु ने चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र में गंगा यमुना की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण स्वतंत्र रूप में करने का प्रयास किया है, किंतु अलंकार प्रियता और शब्द चमत्कार के लोभ से उसका नैसर्गिक जो सौंदर्य था वो दबसा गया। लेकिन द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रकृति को निकट से देखा और उसके आलंबन रूप को स्वीकार किया। श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जगमोहन सिंह, रामचंद्र शुक्ल जैसे कवियों ने प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के श्लिष्ट चित्र देखने को हमें मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की ग्राम कविता में आप कुछ पंक्तियां देखकर उसके मनमोहक रूप का वर्णन कर सकते हो, देख सकते हो। गया उसी देवल के पास ग्राम पथ, श्वेतधारियों ने कई घास में विभक्त कर, तुहरों से सटे हुए पेड़ झाड़ हरे, गोरज में धूली जो खड़े हैं किनारे पे। राम नरेश त्रिपाठी ने खंड काव्यों में भी प्रकृति के मोहक चित्र भरे हैं। स्वपन नाम का खंड काव्य में वेगवती पहाड़ियों से नदी बहती हुई किस प्रकार दिखाई देती है, ये आपने देखी। इस युग की जो प्रमुख विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता। भारतेंदु युगीन कवियों ने काव्य
शैली के क्षेत्र में नवीन प्रयोग न अपनाकर रीतिकालीन शब्द चमत्कार प्रधान प्रभावशाली शैली में रचनाएं की हैं। द्विवेदी युग में कथात्मक प्रवाह के साथ चली हैं। साकेत, यशोधरा जैसी रचनाएं आपने देखी। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा कवियों को छोड़कर शेष सभी ने रीतिकालीन अभिव्यक्ति की प्रणाली का विरोध किया है। उनकी कविताओं में संस्कृत साहित्य के नए नए छंदों, तथ्य प्रधान, हृदय स्पर्शी छटा जो है द्विवेदी युग के कवियों में देखने को नहीं मिलती है। 1907 में सरस्वती पत्रिका में एक कवि की पंक्तियाँ जिनमें इतिवृत्तात्मकता के स्पष्ट चित्रण हमें दिखाई देता है। विद्या और बुद्धि निधि प्रधान न ग्रंथ होते यदि विद्यमान, जो जानते क्यों कर आज मित्र, 100 पूर्वजों के हम सच्चरित्र, हे ग्रंथ द्रव्यादि न एक लेते, तो भी सुशिक्षा तुम नित्य देते। खड़ी बोली के पूर्णतः समृद्ध हो जाने के उपरांत भी सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देने वाली चित्रमयी लाक्षणिक शैली का विकास हुआ और चरम उत्कर्ष आगे चलकर छायावादी कवियों में हमें देखने को मिलता। इतिवृत्तात्मकता यानी एक ही विषय को लंबा करके बता देना, उसके ऊपर जोर देना, इतिवृत्तात्मकता। अगली मुख्य विशेषता खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इस समय की मुख्य विशेषता है सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुधारात्मक दृष्टिकोण, जागरण की दृष्टिकोण और खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। ये 4 मुख्य विशेषताएं हैं जो भारतेंदु युग से इन्हें अलग बनाई हुई हैं। भारतेंदु युग के सभी पॉइंट इसमें रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट इनसे अलग हमें रिपीट करने पड़ेंगे। राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति, प्रकृति वर्णन, नारी चित्रण में भी उपेक्षित पात्रों का वर्णन इस समय पर हुआ है, ये आपने देखना है। द्विवेदी युग में गद्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने के साथ साथ पद्य में भी खड़ी बोली में व्यापक प्रतिष्ठा, यानी भारतेंदु युग में पद्य की भाषा ब्रज भाषा रही है और द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का महाप्रयास किए गए, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिकाएं थी। व्याकरणिक असमानताएं समाप्त करने के लिए मानक देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। संस्कृत निष्ठ समास प्रधान पदावली का प्रयोग हुआ। दूसरा, इसी दिशा में गद्य की तरफ भी बहुत अच्छे प्रयास इस समय में देखने को हमें मिलते हैं। यदि कोई पीड़ित होता, उसे देखकर सब घर रोता, देश दशा पर प्यारे भाई आई कितनी बार रुलाई, सुरम्य रूप रस राशि रंजित, विचवर्णा भरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायनी महा, कविंद्र कांते कविता ओह कहाँ। यानी अपना पांडित्य प्रदर्शन भी उन्होंने किया है और अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश भी इन्होंने की है। द्विवेदी युगीन हिंदी कविता खड़ी बोली के आधार पर गंभीर भाव में अनुप्रेरित हुई है। इसमें मात्र मनोरंजन नहीं है बल्कि गहरा उपदेश भी समाहित है। ये इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। स्वतंत्रता भावना से नए नए विषयों का उद्भव इस समय पे हुआ, नई चेतना की व्याख्या इस दृष्टि से हुई और भाषा के संस्कार में द्विवेदी युग की विशिष्ट देन रही है। उम्मीद करती हूँ इस छोटा तो नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आप द्विवेदी युगीन प्रमुख प्रवृत्तियों को पकड़ पाए होंगे। प्रकृति चित्रण, नारी दशा, ये सारे पॉइंट आप ऐड करके इससे 10 से 11 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। धन्यवाद।